नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 13 नवंबर को हिंदी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आपको प्रश्न जो है दे रही हूँ उस समय। और मैंने सिलेबस के अनुसार यानी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको प्रश्न देने शुरू किए हैं। तो देखिए, जो सिलेबस है उसमें इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास जो है वो टॉपिक दिया गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो उसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट, और इसके अलावा पाली, प्राकृत, शौरसेनी से ये जो पुरानी हिंदी से इनका संबंध है, भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण और प्रमुख बोलियां, ये सभी जो है ये फर्स्ट यूनिट में आती हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। पिछले मैं आपको 3 वीडियोस दे चुकी हूँ, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज भाग 4 है और भाग 4 में दे चुकी हूँ आपको। भाग 5 आज होगा और भाग 5 के अंतर्गत जो है वो मैं आपको कराऊंगी जो अपभ्रंश से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, अपभ्रंश से संबंधित प्रश्न है। हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज करवाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम का क्या है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत हिंदी, या फिर पाली, अपभ्रंश, प्राकृत हिंदी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपने मेरे भारतीय जो हिंदी भाषा के विकास मेरी जो प्लेलिस्ट है उसके अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी आपको सेंड की हैं, इसके अलावा मैंने आपको यूट्यूब पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पूरा क्रम बताया है, पूरा डिफ़ाइन करके बताया है कि कैसे भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है और फिर हिंदी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अब भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं। ठीक है, 3 इसका आंसर होगा। इसमें पहला चरण जो है उसे कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, पहला चरण क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा चरण जो है वो मध्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं। और तीसरा जो है वो क्या है, आधुनिक ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो ये 3 चरण जो हैं ये आर्य भाषाओं के विकास के चरण कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो है 3 चरण आते हैं भारतीय आर्य भाषाओं के। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा। ठीक है, किसने जो है प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। तो अगर देखें इनके ऑप्शन में भरत मुनि, बररुचि, राजशेखर और हेमचंद्र, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर सही निकलता है इसका वो है राजशेखर। ठीक है, क्योंकि राजशेखर जो थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। ठीक है, तो ये जो वाक्य था प्राकृत भाषा के बारे में, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। प्राकृतम वहीं आती है जहाँ प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम। ठीक है, जहाँ संस्कृत की प्रकृति होती है। तो ये जो वाक्य है ये बात किसने कही, भामा ने, पाणिनि ने, रुद्रट ने या हेमचंद ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेमचंद। ठीक है, हेमचंद ने ये जो वाक्य है ये कहा था। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, गौड़ बहू किसकी रचना है। ठीक है, गौड़ बहू जो है ये बागपति राज की रचना है, बररुचि, भरत मुनि या फिर हेमचंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है बागपति राज। ठीक है, गौड़ बहू जो है वो रचना है बागपति राज की। और इसकी ट्रिक अगर आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक ये बन सकती है कि गौड़ बहो, बहो जो शब्द है ये वाला, आप बहो की जगह आप बहू कर दीजिए। ठीक है, बहू की जगह क्या करेंगे, आप बहू कर देंगे।
तो गौड़ बहू हो जाएगा। और बहू कैसी होती है? बहू बागपति राज होती है। बागपति का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बाग बाग का मतलब बोलने वाली, पति का मतलब जिसका पति हो, और राज का मतलब पति पर राज करने वाली, ठीक है। तो बहू कैसी होती है? जो अपने पति पर राज करती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन आपको पता है कि जब ट्रिक हमें लगानी होती है तो हमें कुछ भी सोचना पड़ता है। तो गौड़ बहू अगर आप कर देंगे, और बहू कैसी होती है? जो अपने पति पर राज करती है। तो बागपति राज हो गए गौड़ बहू के रचनाकार, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बता रखी है, इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है। तो प्राकृत प्रकाश जो है वो बररुचि की रचना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा आता है, प्राकृत की किस अवस्था को अभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। तो प्राकृत की कौन सी अवस्था है? देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, ठीक है। तो पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भाषा जो है उसका उदय हुआ है। तो अगर हम कहें इस 7th क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो प्राकृत की कौन सी जो है अवस्था हुई, अपभ्रंश या अवहट्ट? तृतीय अवस्था हुई, ठीक है। तृतीय अवस्था जो है प्राकृत की, उसको अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। इस अगर ये जो प्रश्न मैं करा रही हूँ इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप मेरी हिंदी भाषा की प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी भाषा या उसका विकास, उसकी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो मैंने वहाँ पर आपको पूरी तरह डिफ़ाइन किया है, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत सभी भाषाओं को अच्छे से डिफ़ाइन किया है। तो वहाँ आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? बररुचि ने, पाणिनि ने, स्वयंभू ने या फिर पतंजलि ने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि अपभ्रंश का पहला जो कवि है वो स्वयंभू को कहा जाता है, भ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ज़्यादातर लोग स्वयंभू लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो पतंजलि है, ठीक है। पतंजलि जो हैं वास्तव में उन्होंने अपभ्रंश का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? मध्य भारतीय आर्य भाषा जो थी, मध्य भारतीय आर्य भाषा में कौन सी आती है? पाली, प्राकृत। तो इसमें अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और संस्कृत, ठीक है। मतलब अंतिम रूप हमसे पूछा है, तो अंतिम रूप क्या होगा? वास्तव में अंतिम रूप होगा अपभ्रंश, ठीक है। क्योंकि पाली और प्राकृत जब आकर के चली गई तो अपभ्रंश जो है वो लास्ट में आनी शुरू हुई थी। तो अंतिम रूप अगर हम कहेंगे मध्य भारतीय भाषाओं का तो उसका आंसर अपभ्रंश ही होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर है ब्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? ब्याडी और पतंजलि जो थे उन्होंने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस रूप में किया था? देखिए, भाषा के अर्थ में किया या फिर संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। तो इसका जो सही आंसर है, हालांकि 2 ऑप्शन और भी हैं लेकिन मैं यही आपको आंसर बता देती हूँ, तो इसका बी ऑप्शन सही है, संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के रूप में। यानी संस्कृत शब्दों के जो मानक शब्द होते हैं उनसे भिन्न माना इन्होंने अपभ्रंश को, और उनके शब्दों के जो भ्रष्ट शब्द हैं और जो अशुद्ध शब्द हैं उनके अर्थों के रूप में अपभ्रंश का उन्होंने शब्द का प्रयोग स्वीकार किया था, ठीक है। इसके बाद 11th क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द है, ठीक है। अपभ्रंश शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी शब्द है? तो अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? टूटा फूटा, ठीक है। लेकिन अपभ्रंश खुद में कौन सा शब्द है? तो वास्तव में ये तत्सम शब्द है, ठीक है। ये इसको आप अपभ्रंश पढ़ करके टूटा फूटा समझ के आप इसे तद्भव मत लगा दीजिएगा। ये वास्तव में बिल्कुल सही एकदम शुद्ध शब्द है और तत्सम शब्द की श्रेणी में ही आएगा, ठीक है। फिर है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, अवहट्ट, अपभ्रष्ट, अपहंस या फिर अपभ्रंश, ठीक है। तो 12वां जो प्रश्न है इसमें तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है, यानी इसमें से हमें तत्सम ढूंढना है, ठीक है। तो कौन सा शब्द होगा? तो जो अपभ्रष्ट शब्द है, ठीक है, अपभ्रष्ट शब्द ये तत्सम है। देखिए बिल्कुल शुद्ध लग रहा है ना, आपको देखने से ही शुद्ध लग रहा होगा। तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है, ये तद्भव शब्द नहीं है। फिर आगे चलते हैं। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 4वीं में मिलता है या 5वीं शती में या फिर 6ठी में या 7वीं शती में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6ठी शती, ठीक है।
तो अभ्रंश का जो सर्वप्रथम सही प्रयोग जो मिलता है वो छठी शती के अंतर्गत मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, आपको मालूम है स्वयंभू ने जो 8वीं शती में लिखी थी, जो लिखी थी उन्होंने स्वयंभू ने पौमचर्यु, ये 8वीं शती की रचना थी। तो छठी शती में अभ्रंश का जो है की शुरुआत हो गई थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सबसे पहले शब्द का प्रयोग हो गया था। फिर है, अभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं। यानी अभ्रंश भाषा जो उसका प्राचीनतम उदाहरण की बात करें तो वो कहाँ मिलेंगे। देखिए, पावण दोहा में मिलेंगे या जम्बू स्वामी रासा में मिलेंगे, विक्रम उर्वशीयम में मिलेंगे या नाट्यशास्त्र में मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, हालांकि सबसे पहले कवि जो थे वो अभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं, स्वयंभू, लेकिन अगर हम बात करें अभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण की तो वो भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में मिलता है, ठीक है। प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र के ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है, बांग्ला का विकास अभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो बांग्ला जो हमारी भाषा है बंगाल की, उसका विकास किससे हुआ है। मागधी से हुआ है, ब्रांचड़ से हुआ है, महाराष्ट्री या शौरसेनी। तो इसका सही आंसर वास्तव में क्या है। वास्तव में जो बांग्ला भाषा का विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है जो मगध का प्रदेश है, ये मगध का प्रदेश, ठीक है, मगध मतलब बिहार की साइड में, और उसके आगे अगर हम पूरब की तरफ जाएं तो पश्चिम बंगाल उधर ही पड़ता है, पूर्व दिशा में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो ये समझ लीजिए कि मागधी जो है वो वहीं का अपभ्रंश जो है, वहाँ की जितनी भाषाएं वो मागधी अपभ्रंश से ही विकसित हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज जो होती हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की, ठीक है। तो स्वयंभू ने की, मुनि राम सिंह ने, सभी को पता होगा इसका आंसर। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी और ये आ भी चुका है पिछले बार, मतलब पिछली जो प्रीवियस पेपर्स में आप देखेंगे नेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है, पाहुड़ दोहा, ठीक है। तो पाहुड़ का मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है। और पैर का मतलब पैर जो है किसके छुए जाते हैं, राम के छुए जाते हैं, ठीक है, और मुनियों के भी छुए जाते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं। फिर है, दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता सबको पता होते हैं, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, गोरखनाथ, कनपा, सरपा या लोईपा। तो दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जो कि ये सरहपा जो है वो हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, ठीक। फिर है, चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, ठीक है। तो चरित्र काव्य जो है रासों में, नाथ साहित्य में, सिद्ध या जैन साहित्य में। चरित्र काव्य अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जैन साहित्य में रचे गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप देखेंगे जितने भी मैंने आपको चरित्र काव्य करवा रखे हैं जैन साहित्य, कम्प्लीटली पूरा मैंने पढ़ा रखा है आपको। अगर आप जाकर देखेंगे आदिकाल की प्लेलिस्ट में मेरी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चरित्र काव्य जो है वो जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अशोक के समय में राजभाषा थी। अशोक के समय में आप सभी को पता होगा कि अशोक के समय में पाली का जो है ज़्यादा प्रचलन था, पाली भाषा थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म का उस समय ज़्यादा प्रचार था, तो पाली भाषा उस समय अधिक जो है वो प्रचार में थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं, यह है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, ठीक है। अपभ्रंश के बाद आने वाली, उत्तरकालीन का मतलब क्या हुआ कि अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई थी। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने क्या बताया था कि अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई थी। अपभ्रंश के बाद जो उदय हुआ था अपहट्ट का हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपहट्ट, ओके। फिर देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप से, तो आपको ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपको टेलीग्राम पर मैं आपको सेंड करूँगी। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप इन प्रश्न की PDF देख सकते हैं, इनकी इमेज देख सकते हैं, आप आसानी से वहाँ भी सॉल्व करके इनको देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक जो है मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम का। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ करके आप ये जितने भी प्रश्न हैं इनकी PDF और इनकी इमेज वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट प्रश्न पर।